हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूथ कंपटीशन टाइम्स के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं मुकेश वर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटी में पिछली क्लासों में हमने मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया था और जो लास्ट क्लास थी हमारी वो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार जो कि पांचवा मौलिक अधिकार है उस पर हमने डिस्कस कर लिया था। छठा मौलिक अधिकार आप सबको पता है कि संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया है। ठीक है, उसको लेके पहले 7 थे, तो अब वर्तमान में 6 ही बचे हैं और छठवां और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मौलिक अधिकार है उसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हुए थे, आज आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो इससे पहले की जितनी क्लासेस रिकॉर्ड हुई प्लेलिस्ट में जाके संविधान वाले पोर्शन में आपको सारी क्लासेस सीक्वेंस से पहली क्लास से लेके आज जो भी क्लास जा रही है उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फ्रेंड्स, ये सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए इसका योगदान सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकारों को प्रवर्तनीय कराता है भैया। एक प्रकार से मौलिक अधिकारों को ये प्रवर्तनीय कराता है। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तनीय कराता है, इसका मतलब क्या है? ये लागू करवाता है भैया। मौलिक अधिकारों को ये लागू कराने वाला अनुच्छेद है। डॉक्टर अंबेडकर ने ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है इसको। ठीक है, किसने कहा भैया? अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी ने एक बार कहा था कि अगर मुझसे पूछा जाए कि संविधान का वह कौन सा भाग है जिसको हटाने के बाद संविधान का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने किसका नाम लिया था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार का नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि मेरे हिसाब से अगर आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हटा दिया जाए तो संविधान का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। तो अंबेडकर जी ने इसे क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, संविधान की आत्मा कहा है। अब भैया यहीं से सवाल बन जाता है, ये सब हल्की बातें लग रही हैं लेकिन सवाल तो यहीं से बनता है। अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, अगर पूछे अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसको कहा है तो आप क्या लगाएंगे? अगर ये पूछता है कि अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है तो आप लगाएंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो अंबेडकर जी के हिसाब से संविधान की आत्मा क्या है? आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। लेकिन अगर पूछे, जनरली आपसे सवाल पूछ ले कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछ ले तो भैया क्या लगाएंगे? संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, संविधान की आत्मा किसको कहा जाएगा? प्रस्तावना या उद्देशिका को। ठीक है, प्रस्तावना या इसी को क्या कहते हैं? उद्देशिका। ठीक भैया, तो देखिए ये दो सवाल बनते हैं, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और अक्सर एग्जाम में पूछ लेता, लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। अगर आपसे ये पूछे कि अंबेडकर जी के हिसाब से संविधान की आत्मा किसको कहा गया है तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। किसके हिसाब से? अंबेडकर जी के हिसाब से। लेकिन अगर जनरली सवाल आपसे पूछे बिना अंबेडकर जी को मेंशन किए हुए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो आप प्रस्तावना या उद्देश्य का लगाएंगे। एक सवाल क्लियर हो गया? ये सवाल यहां से पूछा ही पूछा जाता है। चीजें क्लियर हैं? आइए, इसके अलावा देखिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके पहले जितने मौलिक अधिकार आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है, चाहे आपने समानता का मौलिक अधिकार पढ़ा, चाहे स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार पढ़ा, चाहे शोषण के विरुद्ध आपने पढ़ा हो या फिर वो अल्पसंख्यक वर्ग वाला पढ़ा हो, ठीक है, पांचवा, और इसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार पढ़े हो, ये जितने प्रकार के अधिकार आपने पढ़े हैं उन सब का अलग अगर उल्लंघन कर रहा राज्य या कोई व्यक्ति तो आप क्या कर सकते हैं? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट। तो आइए देखते हैं। देखिए भैया, अगर आपके मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। अगर मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, ये जितने भी आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक, अगर उनका क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। उल्लंघन मतलब कि जो मौलिक अधिकार आपके हैं उनका हनन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, तो उनको लागू करवाने के लिए आप कहां जा सकते हैं? अगर उल्लंघन हो रहा है तो उनको लागू करवाने के लिए आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत, ठीक है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक, हाई कोर्ट में, और यहाँ पे कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर आपको लगता है कि आपको
जो भी संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं, अगर आपको लगता है कि उनका उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधा केस दायर कर सकते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में। ठीक है, मौलिक अधिकारों के बारे में जो रिट निकाली जाती है, आप सबको पता है कि अगर यहाँ पे आप दायर करते हैं तो कुल 6 प्रकार की रिटें निकाली जाती है। कितने प्रकार की रिट निकाली जाती है? 6 प्रकार की रिट निकाली जाती है। ठीक है, क्या क्या निकाला जाता है? तो पहले देखिए, इसके अंतर्गत कुल 6 प्रकार की रिट निकाली जाती हैं, जिसमें एक एक करके आप पहले नाम ही देख लीजिए। पहला आपका जो रिट है उसका नाम क्या है भैया? तो पहली जो रिट निकाली जाती है उसका नाम है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो आपका एक हो जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, इसके अलावा परमादेश हो जाता है। क्या हो जाता है? परमादेश। ठीक, इसको ऐसा करते हुए दूसरे पेज पे देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इंग्लिश में पूछता है। तो देखिए, आर्टिकल 32 के अंतर्गत कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। वहीं आर्टिकल 226 के तहत रिट कौन जारी कर सकता है? हाई कोर्ट जारी कर सकता है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो, ठीक है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पे, तो अगर आपके मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन हो रहा है तो आप केस दायर कर सकते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 226 तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो अगर इन दोनों न्यायालय में जाएंगे तो कुल मिला के 6 प्रकार की रिटें जारी हो सकती हैं। कौन कौन सी रिट भैया जारी हो सकती है? देखिए, पहला तो आपका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये सबसे पुराना रिट है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, रिटें कितने प्रकार की जारी करता है ये? तो ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकते हैं। पहले का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसी को क्या कहते हैं? हैबियस कार्पस के नाम से जाना जाता है भैया। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैबियस कार्पस। तो कभी कभी क्या होता है, आप देखते होंगे एग्जाम में कि सीधे भैया इंग्लिश में पूछ लेता है हैबियस कार्पस क्या है। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका? पहला आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, दूसरा आपका परमादेश हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? परमादेश। ठीक, तीसरा आपका क्या हो जाएगा? प्रतिषेध। ठीक, प्रतिषेध हो जाएगा। चौथा आपका क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण हो जाएगा। ठीक, चौथा आपका उत्प्रेषण हो जाएगा। और इसके अलावा जो पांचवी और लास्ट रिट जारी की जाती है उसका नाम है अधिकार परीक्षा। ठीक, नोट करते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है अधिकार परीक्षा। ठीक, अधिकार परीक्षा हो गया। तो ये 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का इंग्लिश क्या होता है? हैबियस कार्पस होता है। परमादेश का क्या होता है? तो मैंडेमस होता है। ठीक है, मैंडेमस। इंग्लिश में ऐसे लिख के चला आता सीधे, परमादेश ना लिख के मैंडेमस लिख देता। प्रतिषेध जो लिखा है इसको क्या कहते हैं? प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रोहिबिशन। ठीक, इंग्लिश ऐसे हिंदी में ही लिखता है, इंग्लिश वाले शब्द को इसी तरीके से हूबहू पीसीएस के एग्जाम में मिलाने के लिए आ चुका है। ठीक, उत्प्रेषण को क्या कहते हैं भैया? तो उत्प्रेषण को आपको कहते हैं सेसेरेराई। ठीक है, सेसेरेराई। ठीक, इंग्लिश में इसको ये कहते हैं। ऐसे लिख के आ जाएगा तो कंफ्यूज नहीं करना। इसके अलावा अधिकार परीक्षा बहुत फेमस है, इसको कहते हैं को वारंटो। को मतलब किस अधिकार से? ठीक, को वारंटो। तो फ्रेंड्स, ये 6 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। ठीक है, कौन जारी कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। अगर आपके मौलिक अधिकार जैसे समानता का अधिकार उसका उल्लंघन हो रहा है या आपके स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो एक रिट दायर कर सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में जाके। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में आप 5 प्रकार की रिट दायर कर सकते हैं। ठीक, 5 प्रकार के रिट हैं। कौन कौन से हैं? एक आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ये कब जारी किया था भैया? बंदी प्रत्यक्षीकरण कब जारी किया जाता? देखिए, ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये आपका, ये सबसे पुराना है। ठीक है, ये सरकारी और गैर सरकारी दोनों व्यक्तियों के खिलाफ जारी हो सकता है। कैसे कैसे व्यक्तियों के खिलाफ भैया? एक तो गैर सरकारी अगर है उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी कर सकता है। इसके अलावा सरकारी है उनके खिलाफ भी जारी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका सरकारी और गैर सरकारी दोनों के खिलाफ ये रिट जारी हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हैबियस कार्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो गैर सरकारी और सरकारी दोनों के खिलाफ ही ये जारी किया जा सकता है या निकाला जा सकता है। ठीक है, कब निकाली जाती है? अगर मान लीजिए, इसको समझिए ध्यान से, ये कब निकाली जा सकती है? अगर किसी को बंदी बना लिया गया है, ठीक है,
गलत तरीके से, अवैध तरीके से अगर किसी को बंदी बना लिया है तो बंदीकर्ता को सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि उसको न्यायालय में क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। तो बंदी को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। तो देखिए ये कभी कभी क्या होता है कि पुलिस किसी को कस्टडी में रखी है और उसको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश नहीं कर रही, 4-5 दिन तक थाने में बैठा के किसी जगह पे ले जाके रखी हुई है, तो उसका जो सगा संबंधी है कोई भी ये रिट दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और हाई कोर्ट अगर जाता है तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के बाद जो बंदीकर्ता व्यक्ति है उसके खिलाफ आदेश देगा कि जिसको बंदी बनाया गया है उसको कुछ टाइम देगा कि 24 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर कहां पेश किया जाए, न्यायालय के सामने पेश किया जाए, ठीक है। और अगर लगता है कि अवैध रूप से बंदी कराया गया है, उसको बंदी किया गया है, तो उसको छोड़ने का आदेश रिलीज कर सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक। इसमें कभी कभी जब गिरफ्तारी हो जाती है और कोर्ट में भी नहीं पेश किया जाता है, तो इसी आपकी अगर गिरफ्तारी हो जाती है और 4-5 दिन तक आपको किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जा रहा है, तो आपके सगे संबंधी, रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन कोई जाके आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के अंतर्गत अगर हाई कोर्ट में केस दायर कर देता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकता है, ठीक है। और जिसने गिरफ्तार किया है उसको यह आदेश देगा कि भैया न्यायालय में इसको प्रस्तुत किया जाए। समझ में आ गया बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, ठीक। अब इसके अलावा देखिए दूसरा क्या है आपका परमादेश। इसमें क्या होता है, ये भी जो परमादेश है ये सार्वजनिक व्यक्ति के उसके दायित्वों के निर्वहन के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। देखिए तो अगर मान लीजिए भारत सरकार है या राज्य सरकार है, भारत सरकार या आपकी राज्य सरकार है, इसके विरुद्ध भी इसको जारी किया जा सकता है। और अक्सर क्या होता है कि किसी सरकारी व्यक्ति के खिलाफ ही इसको जारी किया जाता है। किसके खिलाफ, सरकारी व्यक्ति के खिलाफ। अगर वो अपने कर्तव्यों को सही ढंग से पूरा नहीं कर रहा है तो न्यायालय उसको आदेश देता है, इसे कहते हैं परमादेश, कि हम आदेश देते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का उपचार नहीं हो रहा है, ठीक है, हॉस्पिटल में उसको रखा गया है, उसका उपचार नहीं हो पा रहा है। तो आज सबको पता है कि स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में लोग चले जाते हैं कि भैया हमारे स्वास्थ्य की देखभाल नहीं हो पा रही है, ठीक। तो वहां पे कोर्ट आदेश देगा किसको, राज्य सरकार को या भारत सरकार को, या संबंधित जो सरकारी कर्मचारी मतलब सीएमओ है उसको सीधा कोर्ट आदेश देगा कि भैया इनका इलाज कराया जाए। तो आप कभी कभी देखते हैं कि कोर्ट के माध्यम से लोग अपना काम करवाते हैं। तो परमादेश समझ में आ गया कि अगर कोई सरकारी व्यक्ति या भारत सरकार या राज्य सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित ढंग से नहीं कर रहा है तो आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के अंतर्गत। वहां पे जाने के बाद परमादेश की रिट निकालेगी जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट, और वह भारत सरकार और राज्य सरकार को यह आदेश देगी कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए। अक्सर ये अवैध कामों के विरुद्ध भी परमादेश जारी किया जाता है। जैसे मान लीजिए आजकल बुलडोजर वाली सरकार है और बुलडोजर से घर गिरा दिया जा रहा है, ठीक। तो अगर बुलडोजर से घर गिरा दिया जा रहा है, अवैध रूप से गिरा दिया जा रहा है, तो सरकार इसको परमादेश दे सकती है कि आप अपने कर्तव्यों, सॉरी सुप्रीम कोर्ट परमादेश दे सकती है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है उसको कहते हैं परम आदेश, ठीक है। तो परमादेश हो गया अगर कोई अवैध कार्य हो रहा है या कोई सरकारी कर्मचारी या भारत सरकार या राज्य सरकार अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से निर्वहन नहीं कर रही है, ठीक है, तो परमादेश जारी किया जाता है। इसके अलावा भैया प्रतिषेध कब जारी किया जाता है, देख लेते हैं प्रतिषेध कब जारी किया जाता है। देखिए जो प्रतिषेध है ये दोनों कोर्ट से संबंधित है, ठीक है। यह किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने कनिष्ठ न्यायालय या न्यायाधिकरण के विरुद्ध जारी किया जाता है। मतलब देखिए ये कोई वरिष्ठ न्यायालय किसके खिलाफ जारी करता है, कनिष्ठ न्यायालय के खिलाफ जारी करता है, ठीक। तो वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालय के खिलाफ यह आदेश जारी करता है, ठीक। या किसी न्यायाधिकरण के खिलाफ भी जारी हो सकता है, चाहे न्यायालय आप समझिए, और या इसी में न्यायाधिकरण मतलब क्या हो जाएगा, एक न्यायिक होता है और एक गैर न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्थान होते हैं। तो न्यायिक और अर्ध न्यायिक दोनों के खिलाफ ये रिट जारी होता है, ठीक। तो इसमें होता क्या है कि वरिष्ठ न्यायालय अक्सर कनिष्ठ न्यायालय के खिलाफ ये रिट दायर की जाती है, ठीक है। कब दायर की जा रही है, जब किसी ऐसे मामले की सुनवाई चल रही हो
इसमें देखिए मेन अंतर प्रतिषेध में और उत्प्रेषण में क्या है कि दोनों में वरिष्ठ न्यायालय और कनिष्ठ न्यायालय के द्वारा ही जारी किया जाता है, लेकिन जो प्रतिषेध है वो सुनवाई के दौरान जारी किया जाता है। कब? सुनवाई जब चल रही हो, सुनवाई के दौरान इसको जारी किया जाता है। लेकिन जो प्रतिषेध है वो सुनवाई के बाद, मतलब फैसला आने के बाद, सुनवाई के बाद, या आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऑब्लिक करके, फैसला आने के बाद। तो देखिए प्रतिषेध को वरिष्ठ न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा अपने से कनिष्ठ न्यायालय या न्यायाधिकरण के खिलाफ जारी किया जाता है। कब? जब सुनवाई जारी हो, सुनवाई चल रही हो, तो उस रिट को प्रतिषेध कहते हैं। लेकिन अगर सुनवाई पूर्ण हो गई हो और डिसीजन आ गया हो, फिर ऐसा कोई आदेश वरिष्ठ न्यायालय द्वारा कनिष्ठ न्यायालय के लिए जारी किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? उत्प्रेषण। तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण आपको समझ में आ गया। प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों में ही वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपने से कनिष्ठ न्यायालय के विरुद्ध रिट निकाली जाती है। चीजें क्लियर हो गई, आदेश पारित किया जाता है। लेकिन प्रतिषेध में जो आदेश निकाला जाता है वो सुनवाई के दौरान निकाला जाता है, जबकि उत्प्रेषण में सुनवाई के बाद जब फैसला आ चुका हो तो उसके बाद जो रिट निकाली जाती है उसको कहते हैं उत्प्रेषण। तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अधिकार परीक्षा किसे कहते हैं भैया? अधिकार परीक्षा कहते हैं अगर कोई पद उसके लिए योग्य ना हो, कोई सरकारी अधिकारी, और उसने वो पद जाके धारण कर लिया हो, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उससे पूछता है भैया कि किस अधिकार से आपने इस पद को धारण किया है। ठीक, उसमें क्या पूछा जाएगा? किस अधिकार से आपने ये पद धारण किया है। ठीक, तो किस अधिकार से आपने यह पद धारण किया है, ये किसके द्वारा पूछा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट के द्वारा। कहां पे? अधिकार परीक्षा में। तो अधिकार परीक्षा में क्या होता भैया? यह रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी ऐसे पद को ग्रहण कर लिया हो जिसको धारण करने का वो अधिकारी नहीं था। मान लीजिए कोई बीएसए है, उनको भेजा गया था अमेठी और ज्वाइन कर लिए जाके रायबरेली में, तो पूछा जाएगा भैया कि आप इस पद को कैसे धारण कर लिए। ठीक, तो मतलब अगर कोई अवैध रूप से किसी पद को धारण कर लिया है, वहां पे ये रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा दायर की जाती है कि भैया किस अधिकार से आपने यह पद धारण किया है, जबकि आप इस पद को धारण करने की योग्य नहीं है। तो चीजें क्लियर हो गई। आइए एक बार सनासन रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता, मौलिक अधिकार कौन कौन से, जैसे हमने आर्टिकल 14 पढ़ा है, 15 पढ़ा है, 16 पढ़ा है, 17 पढ़ा है, 18 पढ़ा है। मान लीजिए आपके साथ अनटीचेबिलिटी के आधार पर भेदभाव हो रहा है, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के अंतर्गत, तो आप भैया सीधा आर्टिकल 32 के अंतर्गत हाई कोर्ट में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में, और आर्टिकल 226 के तहत कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं कि भैया हमारे साथ छुआछूत का व्यवहार हो रहा है। मान लीजिए आप गांव में हैं, अब जो गांव में कुछ अलग टाइप के लोग हैं, मतलब जो तथाकथित अपने आप को उच्च समझते हैं, वो ऐसे लोग हैं, और वो जिस कुएं में पानी पीते हैं उस कुएं में आपको पानी नहीं भरने दे रहे हैं, और वो कुआं है ग्राम समाज का। ठीक है, तो ऐसे में आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत, या आर्टिकल 226 तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं कि भैया हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ अनटचेबिलिटी की जा रही है, अस्पृश्यता का भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, तो कोर्ट में आप जा सकते हैं। कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है टोटल। ठीक है, तो कभी कभी पूछता है कितने प्रकार की, तो आप जान लीजिए भैया कितने प्रकार की, 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है, जिसमें पहला प्रकार कौन सा है आपका? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आपका हैबियस कार्पस। नोट कर लीजिए इसको, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहते हैं? हैबियस कार्पस। ठीक है, ये किसके विरुद्ध? तो ये सरकारी और गैर सरकारी दोनों व्यक्तियों के खिलाफ जारी किया जाता है। इसमें बंदी किए गए व्यक्ति को न्यायालय में एक निश्चित टाइम और एक निश्चित स्थान पे पेश करने का आदेश किसके द्वारा किया जाता है? चाहे सुप्रीम कोर्ट और चाहे हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो बंदीकर्ता जो व्यक्ति है जिसने बंदी किया है, उसको एक निश्चित टाइम और एक निश्चित स्थान पे बंदी किए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए कहा जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके अलावा परमादेश, जिसको मैंडेमस कहते हैं इंग्लिश में, ये भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ तब जारी किया जाता है जब वह अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से निर्वहन न कर रहा हो, उस समय इसको जारी किया जाता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण एक साथ समझिए। प्रतिषेध को इंग्लिश में प्रोहिबिशन कहते हैं, उत्प्रेषण को सेसेरेराई कहते हैं। इसको लिख लीजिए, सीधे इंग्लिश में मिलाने को भी आ जाता है विकल्प में। ठीक, प्रतिषेध में भी और उत्प्रेषण में भी, दोनों में जो आदेश है वो वरिष्ठ न्यायालय द्वारा कनिष्ठ न्यायालय को या न्यायाधिकरण को जारी किया जाता है।
न्यायाधिकरण मतलब अर्ध न्यायिक संस्थान कहते हैं। जितने न्यायाधिकरण है आपके, चाहे जैसे एनजीटी है या जो कुछ भी है, इनको आप न्यायाधिकरण या अर्ध न्यायिक संस्थान बोला जाएगा। चीजें क्लियर हैं? तो देखिए, प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों में जो आदेश है वो वरिष्ठ न्यायालय द्वारा कनिष्ठ न्यायालय को जारी किया जाता है। प्रतिषेध में सुनवाई के दौरान जारी किया जाता है कि आप क्यों सुनवाई कर रहे हैं। वहीं उत्प्रेषण में सुनवाई के बाद यानी फैसला आ जाने के बाद जारी किया जाता है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। अधिकार परीक्षा में कोई व्यक्ति अगर किसी पद के योग्य नहीं है और उस पद को धारण कर लिया है तो कोई अन्य व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यह आदेश जारी करता है कि भैया आप प्रूफ करिए किस अधिकार से आपने इस पद को धारण किया है। चीजें क्लियर हो गई। तो मुझे लगता है आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत जो 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं वो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। वो चाहे बंदी प्रत्यक्षीकरण रहा हो, प्रमादेश रहा हो, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अब देख लेते हैं हम लोग कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत, आर्टिकल 32 में क्या कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके फ्रेंड्स, अब हम देख लेंगे कि इसके अंतर्गत कहा क्या क्या गया है। देखिए, पहली बात यह कि इसके अंतर्गत 2 अनुच्छेद हैं। एक है आपका आर्टिकल 32(1) और एक है आपका आर्टिकल 32(2). ठीक, देखिए आर्टिकल 32(1) में क्या कहा गया है, पहले ये जान लीजिए भैया। आर्टिकल 32(1) आपका क्या कहता है? तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 32(1) इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन कर सकता है। ठीक है, इसमें यही कहा गया है, इसके अंतर्गत ठीक जो व्यक्ति हैं वो अपने मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए, किसके लिए? मौलिक अधिकारों के रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? तो देखिए, इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। ठीक, उच्चतम न्यायालय मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं भैया। ठीक, ये कहाँ कहा गया है? आर्टिकल 32(1) में। तो इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अगर उसके मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है? मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? उल्लंघन हो रहा है, तो उच्चतम न्यायालय में वो क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है। ये कहाँ कहा गया है? आर्टिकल 32(1) में कहा गया। इसके अलावा 32(2) में क्या है? इसी में कहा गया है कि न्यायालय विभिन्न प्रकार की रिटें निकाल कर, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? न्यायालय भैया विभिन्न प्रकार की रिटें निकालकर, विभिन्न प्रकार के रिट निकालकर क्या करता है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, रिट निकालकर मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। ठीक, मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। चीजें क्लियर है? तो देखिए, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आर्टिकल 32(1) के अंतर्गत जिस व्यक्ति का उल्लंघन हो रहा है, जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, वो उच्चतम न्यायालय में आवेदन कर सकता है। जब आप उच्चतम न्यायालय में आवेदन करेंगे तो आर्टिकल 32(2) में ये कहा गया कि न्यायालय विभिन्न प्रकार के रिट निकालकर मौलिक अधिकारों की क्या करता है? रक्षा। कितने प्रकार की रिट निकालता है? तो आप सबको पता है कि 5 प्रकार की रिटें न्यायालय निकालता है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो 5 प्रकार की रिटें न्यायालय निकालता है। चीजें क्लियर हो गई? आर्टिकल 32(2) भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34, 35 के बारे में। तो आर्टिकल 32 हमने पढ़ लिया, उसमें रिटे पढ़ लिया, कब आप न्यायालय जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत। और देखिए, जो अधिकार क्षेत्र है, अगर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करें हम, तो देखिए न्यायालय जो रिटे निकालता है वो केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन पे ही सुप्रीम कोर्ट निकाल सकता है। लेकिन जो हाई कोर्ट है वो मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य कारण से भी ये रिटे निकाल सकता है। तो इस मामले में उसकी अधिकारिता थोड़ा ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर बात मौलिक अधिकारों की करेंगे तो मौलिक अधिकार के मामले में दोनों की शक्तियां समान है। हाई कोर्ट भी 5 प्रकार की रिट निकालता है और सुप्रीम कोर्ट भी 5 प्रकार की रिट निकालता है। लेकिन अन्य मामलों में हाई कोर्ट की अधिकारिता थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि वो मौलिक अधिकार के अलावा बाकी मामलों में भी रिटे निकाल सकता है। चीजें क्लियर हैं? आइए भैया, अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 33 क्या कहता है। 32 तो हमने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 33 के बारे में। ठीक है,
तो अनुच्छेद 33 में क्या कहा गया है भैया? अनुच्छेद 33 इसमें यह है कि जो संसद है वो, इसमें कहा गया आर्टिकल 33 में कि संसद कुछ प्रमुख व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का कम कर सकता है या उनको समाप्त कर सकता है। इसमें कौन कौन से प्रकार के व्यक्ति शामिल है पहले वो आप देख लीजिए। तो देखिए इसमें 4 श्रेणी के व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि संसद निम्न के मौलिक अधिकार को समाप्त कर सकता है, मौलिक अधिकार को समाप्त कर सकता है, ठीक, समाप्त कर सकता है। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके मौलिक अधिकार को अगर संसद चाहे तो कानून बना के समाप्त कर सकता है? तो भैया इसमें 4 प्रकार के लोगों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से वो 4 प्रकार के लोग हैं वो देख लीजिए। पहला इसमें जो आपका है कानून व्यवस्था लागू करने से जो संबंधित अधिकारी होते हैं, ठीक है, कानून व्यवस्था लागू करने से जो संबंधित अधिकारी हैं, ठीक भैया, तो ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार है छुट्टी लेना, ठीक है। मान लीजिए कोई डिप्टी एसपी है, कोई एसपी है, ठीक है, उनको भी छुट्टी का अधिकार है या कहीं घूमने का अधिकार है, लेकिन आप क्योंकि सरकारी कामों में बझे हुए हैं, कानून व्यवस्था के निर्वहन की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो उस समय संसद आपके मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है या समाप्त कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 प्रकार के लोगों के बारे में चर्चा की गई है जिनके बारे में संसद अगर चाहे तो उनके मौलिक अधिकारों को कम या समाप्त कर सकती है। कानून व्यवस्था लागू करने से संबंधित व्यक्ति जो हैं उनके मौलिक अधिकारों को क्या कर सकती है? संसद समाप्त कर सकती है, ठीक। दूसरे दूसरे कौन से भैया? तो दूसरे इसमें है सशस्त्र बल या सशस्त्र सेना के जो सदस्य होते हैं, सशस्त्र सेना, ठीक है। तो सशस्त्र सेना के भी मौलिक अधिकारों को संसद क्या कर सकती है? कानून बना के कम कर सकती है या खत्म कर सकती है, क्योंकि अगर ये अपने मौलिक अधिकार देखने लगेंगे तो भारत की रक्षा जो है वो हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो कानून व्यवस्था लागू करने संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके अधिकारों को कम कर सकती है, सशस्त्र सेना के जो व्यक्ति हैं उनके अधिकारों को कम कर सकती है, दूर संचार सेवा से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके अधिकार को भी कम कर सकती है। दूर संचार सेवा से संबंधित, तो दूर संचार सेवा से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके अधिकार को भी संसद कानून बना के क्या कर सकती भैया? कम कर सकती है। और चौथा कौन सा है? चौथा आपका है आसूचना से संबंधित व्यक्ति या इंटेलिजेंस से संबंधित, जो आईबी वगैरह में है, जो आईबी वगैरह में काम कर रहे हैं, उनके मौलिक अधिकारों को भी संसद जो है वो क्या कर सकती है भैया? या तो समाप्त कर सकता है या तो क्या कर सकता है? कम कर सकता है। ये संसद को अधिकार दिया गया किसके अंतर्गत? आर्टिकल 33 के अंतर्गत, ठीक है। ये ऐसा क्यों किया था? ताकि उनमें जो है अनुशासन बना रहे, ठीक भैया। तो देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता और अनुशासन को देखते हुए इन 4 प्रकार के लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं उनको संसद या तो कम कर सकती है या तो समाप्त कर सकती है। कहाँ कहा गया है? आर्टिकल 33 में। अब हम देखेंगे आर्टिकल 34 के बारे में, ठीक। इसके बारे में भैया अनुच्छेद 34 क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। आर्टिकल 34 में क्या बताया गया फ्रेंड्स? तो आर्टिकल 34 में इसमें चर्चा की गई मौलिक अधिकारों के स्थगन के बारे में, ठीक है। तो संसद कानून बनाकर मौलिक अधिकारों का स्थगन कर सकता है। संसद कानून बनाकर, ठीक है, संसद भैया कानून बनाकर, ठीक, क्या कर सकता है? मौलिक अधिकारों का स्थगन कर सकता है, ठीक है। मतलब कुछ टाइम के लिए मौलिक अधिकारों को होल्ड रख सकता है। तो संसद कानून बनाकर मौलिक अधिकारों का स्थगन कर सकता है। ये कहा गया है? आर्टिकल 34 में कहा गया है, ठीक है। तो जैसे कहीं पे मान लीजिए मार्शल लॉ लागू है, जैसे जब जम्मू कश्मीर में अक्सर सेना के रूल कहीं पर लागू हो गए हैं, मतलब मार्शल लॉ लागू हो गए हैं, तो वहां संसद कानून बनाकर मौलिक अधिकारों का क्या कर सकता है? स्थगन कर सकता है, ठीक है। तो जहां भी सैनिक कानून लागू हैं, ठीक है, सैनिक कानून लागू हैं, वहां पे क्या किया सकता है? संसद कानून बनाकर मौलिक अधिकारों का स्थगन कर सकती है। ये कहा गया है आपका? आर्टिकल 34 में कहा गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं आर्टिकल 35 में क्या कहा गया है।
अनुच्छेद 35 के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 35 में क्या व्यवस्था की गई, देखिए अनुच्छेद 35 में आपका ये कहा गया है कि संसद मौलिक अधिकार संबंधी अनुच्छेदों को क्रियान्वित करने के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया है संसद मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए, मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन, ठीक है, मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए कानून बना सकती है। ठीक भैया, कानून बना सकती है। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने पढ़ा है आर्टिकल 17, क्या पढ़ा है आर्टिकल 17 में, अस्पृश्यता। ठीक, तो इस मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए संसद ने क्या किया था, संसद ने इसको लागू कराने के लिए एक कानून बना दिया था। ठीक है, क्या बनाया था, अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम 1955। ठीक है, इसी के लिए आपका अस्पृश्यता अपराध निवारण कानून, अपराध निवारण कानून 1955 बनाया था। तो आर्टिकल 35 में यही कहा गया है कि संसद मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए, मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। जैसे आर्टिकल 17 में आपका अनटचेबिलिटी दिया है, तो अस्पृश्यता के मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए संसद ने एक कानून बनाया जिसका नाम था अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम 1955। ठीक है, तो 34 में क्या है कि जहां पे सैनिक कानून लागू है, संसद वहां कानून बना के मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद 35 में क्या है कि संसद मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए कानून बना सकती है। जैसे आर्टिकल 17 के अंतर्गत क्या बनाया गया था, अस्पृश्यता अपराध निवारण कानून 1955 बनाया गया था। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखिए मौलिक अधिकारों का निलंबन कब हो सकता है, ये हम देख लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कब हो सकता है, तो सारे मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों का निलंबन कब हो सकता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का निलंबन मतलब उनको निलंबित कब कब किया जा सकता है, ये देखेंगे। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कब कब हो सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आर्टिकल 358, आर्टिकल 358 में क्या दिया गया भैया, युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। ठीक है, तो यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय, युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय किसकी घोषणा होती है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, तो जो आपका आर्टिकल 19 है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल 19 क्या होगा, समाप्त हो जाएगा भैया। ठीक है, तो देखिए यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त हो जाएगा अपने आप। इसके लिए राष्ट्रपति या किसी को कुछ जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, आर्टिकल 19 क्या होगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आर्टिकल 358 के अंतर्गत चाहे युद्ध हो चाहे बाह्य आक्रमण के समय अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो जाती है तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत, सॉरी, तो आर्टिकल 19 क्या होगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं। ठीक है, आर्टिकल 359 देख लीजिए क्या कहता है, आर्टिकल 359 के बारे में देख लेंगे कि आर्टिकल 359 क्या कहता है। देखिए इसमें कहा गया है युद्ध, बाह्य आक्रमण, युद्ध, बाह्य आक्रमण और क्या कह दिया गया है यहाँ पे, सशस्त्र विद्रोह के समय। ठीक है, तो आर्टिकल 359 में कहा गया है कि अगर युद्ध हो रहा है या बाह्य आक्रमण हो गया है या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है और इसके कारण आपात की घोषणा होती है, सशस्त्र विद्रोह के कारण क्या होती है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है भैया, राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है। किसके द्वारा, अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है, की घोषणा होती है तो राष्ट्रपति एक आदेश जारी करके राष्ट्रपति क्या करेगा, आदेश जारी करेगा और मौलिक अधिकार को समाप्त कर देगा। तो राष्ट्रपति के आदेश से
आपके मौलिक अधिकार क्या कर दिए जाएंगे, समाप्त कर दिए जाएंगे। मौलिक अधिकार समाप्त मतलब खत्म कर दिया जाएंगे। देखिए, तो आर्टिकल 359 में कह रहा है कि यदि युद्ध हो गया या बाह्य आक्रमण हुआ या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, तो राष्ट्रपति आदेश जारी करके मौलिक अधिकारों को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। लेकिन भैया, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है अब, लेकिन 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, कौन सा, 44वां संविधान संशोधन, तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकते हैं। कौन कौन से, किसी भी परिस्थिति में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 आपके निलंबित नहीं हो सकते हैं। मतलब क्या है, 21 में क्या है आपका, जीवन जीने का अधिकार जो है उसको निलंबित नहीं किया जा सकता है, और इसके अलावा जो आपका आर्टिकल 20 है उसको भी निलंबित नहीं कर सकते हैं। 20 में क्या है, किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए, या ये सारी चीजें बताया था, या एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती है। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 निलंबित नहीं हो सकते। चीजें क्लियर हैं। तो हमने संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में सारी चीजें पढ़ी कि क्यों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो किस प्रकार से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, किस आर्टिकल के अंतर्गत जा सकते हैं। हाई कोर्ट में आर्टिकल 226, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंतर्गत जा सकते हैं। और न्यायालय 5 प्रकार की रिटें निकाल के आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। 5 में कौन कौन सा था, बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका था, परमादेश था, प्रतिषेध था, उत्प्रेषण था और अधिकार परीक्षा था। इन पांचों को हमने डिटेल में समझा। फिर आर्टिकल 33 क्या है, आर्टिकल 34 क्या है, आर्टिकल 35 क्या है, सारी चीजें हमने क्लियर पढ़ा है। आज आपका मौलिक अधिकार वाला चैप्टर समाप्त हो गया है। जितने प्रकार के मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार समाप्त हो गए हैं। अगला नया चैप्टर आपका होगा जो हम लोग पढ़ेंगे भाग 4, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी के बारे में। वहां पे हम लोग मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में डिफरेंस क्या है ये पढ़ेंगे। इसके बाद मौलिक अधिकार के और इसके डिफरेंस को देखने के बाद हम लोग डीपीएसपी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि जो नेक्स्ट चैप्टर आपका अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो पाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। क्वालिटी पूरी की पूरी आपको जीएस फ्री ऑफ कास्ट यहाँ वीडियो एग्जाम के लिए, यूपीएसआई के लिए और आने वाले समय में जो आरओ की वैकेंसी आ रही है उसके लिए आपको पूरा का पूरा जीएस हमारी संस्थान जो यूथ कंपटीशन टाइम्स है उसके द्वारा फ्री में कराया जा रहा है। अभी तक आप हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।